नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम जो हमारे उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक है तो उसमें जितने भी अध्याय हैं तो सभी का विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं तो इस वीडियो में हम उत्तराखंड परीक्षावाणी का 9वां अध्याय है। तो इसमें कुल हमारे जो 13 ज़िले हैं तो इसमें संपूर्ण ज़िलों के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। तो आज हमारा 12वां ज़िला है चंपावत और इसके बाद एक अंतिम बचेगा उधम सिंह नगर। तो आज हम इसी जो हमारा 12वां या ज़िला है चंपावत तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यह सिर्फ परीक्षा जो उत्तराखंड की परीक्षावाणी पुस्तक है तो उसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं केवल हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो अन्य पुस्तक है तो उनके जो फैक्ट हैं तो उनको यहाँ पर संकलित या उनको यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ये केवल परीक्षावाणी सीरीज है तो केवल परीक्षावाणी से ही संबंधित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो 12वां जिला है चंपावत। तो चंपावत जनपद की अगर हम बात करें तो समुद्र तल से यह 5000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये चंपावत नगर की बात कर रहा है और ऐतिहासिक नगर के रूप में चंपावत की स्थापना 953 ईस्वी में सोमचंद के द्वारा की गई। तो जैसा कि जाना जाता है कि जो चंद वंश थे तो उसके संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। अधिकतर इतिहास का स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ष दिया है ये थोड़ा विवादित है कि कब किया, लेकिन यहाँ पर सोमचंद के द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पर चंपावत नगर की स्थापना की जाती है। और चंपावत एक ऐसा नगर है जो कि प्राचीन नगर यानी ऐतिहासिक नगर है और वर्तमान में भी मौजूद है। तो सोमचंद के द्वारा इस ऐतिहासिक नगर की स्थापना की जाती है। और यह जो वर्ष है तो ये आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पर 953 है और इसे कुमाऊं का पहला नगर भी कहा जाता है। तो कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है चंपावत, जिसकी स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई। और 953 से 1563 ईस्वी तक जो यह नगर था वह चंदों की राजधानी हुआ करती थी। तो यह चंद वंश की स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई। सोमचंद के द्वारा चंपावत नगर की स्थापना की जाती है और यह नगर चंदों की प्रथम राजधानी भी रहती है। तो चंदों की प्रथम राजधानी हुआ करता था। यह जो ऐतिहासिक नगर है कुमाऊं का पहला नगर होने का श्रेय भी चंपावत को प्राप्त है। इसके बाद जब हम जनपद के रूप में इसके गठन को देखते हैं तो जिले के रूप में या जनपद के रूप में इसका जो गठन है तो 15 सितंबर 1997 यानी बागेश्वर के साथ एक साथ 2 जनपदों का गठन उत्तराखंड में किया जाता है। उस समय उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में चंपावत का गठन किया जाता है 15 सितंबर 1997। और 1563 में यहाँ पर बालो कल्याण चंद ने राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की। तो यानी 953 यानी जब से नगर की स्थापना हुई और 1563 तक, क्योंकि 1563 में जो बालो कल्याण चंद रहते हैं भीष्मचंद के पुत्र, तो उनके द्वारा पूरी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया जाता है अल्मोड़ा। यानी जो दूसरी राजधानी है चंदों की वह अल्मोड़ा बनाई जाती है। तो यानी चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की जाती है। और यहाँ के अगर हम जलवायु की बात करें तो यहाँ पर समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो जलवायु है समशीतोष्ण प्रकार की है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं राजबूंगा का किला है, गौला चौड़ किला है, नौ ढूंगिया भवन चंपावत जनपद में स्थित है। यानी राजबूंगा किला, गौला चौड़ किला और नौ ढूंगिया भवन, यानी चारों तरफ से देखने पर इसमें 9 पत्थर ही दिखाई देते हैं। तो ये इस प्रकार का जो भवन है तो यहाँ भी चंपावत जनपद में बने हुए हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसे उत्तराखंड में सुंदरतम भूभागों में से एक माना जाता है, जो कि यह चंपावत नगर है। अब इसके बाद यहाँ पर प्राचीन जो मान्यताएं हैं तो यहाँ पर कानदेव नामक मंदिर स्थित है और भगवान विष्णु का कूर्म अवतार की यहाँ पर शिला है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की शिला मौजूद है। बालेश्वर मंदिर है और बानाराज बाली द्वारा स्थापना का यहाँ पर मान्यता है कि जो बानाराज बाली थे सुग्रीव के भाई थे तो उनके द्वारा यहाँ पर बालेश्वर मंदिर की स्थापना की जाती है। गोरिल चौड़ किला है और कुमाऊं के लोक देवता गोरिल का यहाँ पर आश्रम भी है। तो ये यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्कंद पुराण में मानस खंड में इसका वर्णन है और बौद्ध तीर्थ के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो मानस खंड में वर्णित स्थान है चंपावत।
चंदों की राजधानी के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी चंदों की जो प्रथम राजधानी है चंपावत, तो उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। और कैलाश मानसरोवर का जो पारंपरिक यात्रा मार्ग था, तो वहाँ उसके होने के कारण ये जो चंपावत है तो यह सदैव चर्चा में बना रहा। यानी प्राचीन यानी जो ऐतिहासिक काल से ही जो चंपावत नगर है तो काफ़ी विशिष्ट रूप से यह प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद मूल नाम की बात करें, जो यह चंपावत नाम है, तो यह जो चंपावत नाम है तो माना जाता है यहाँ पर क्या है, चंपावती और गड़की घाट का संगम होता है। तो दो नदियों का संगम होता है, तो इसके कारण यहाँ पर मूल नाम चंपावती रखा जाता है, जो कि आगे चलकर चंपावत के रूप में परिवर्तित हुआ। प्राचीन नाम इसका कुमू है और काली नदी होने के कारण से कुमू काली के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ इसका जो चंपावत नाम है तो कुछ इसका ऐतिहासिक दृष्टि से जो आधार जोड़ते हैं, तो माना जाता है सोमचंद की जो पत्नी थी चंपा, तो उनके नाम पे इसका नाम चंपावत रखा गया और यहाँ पर चंपावती नदी भी बहती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा जो कुमाऊं का इतिहास लिखा गया है, तो चंपावत के पूर्व के ऊंचे पर्वत पर, यानी जहाँ पर क्रांतेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर ऊंचे पर्वत पर यहाँ पर क्रांतेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। और इसके कुछ अन्य नाम हैं, जिसमें कुरुमपाद या कानदेव मंदिर भी इसको कहा जाता है। और इसके सामने मल्लानेश्वर महादेव मंदिर भी है, तो सामने पहाड़ी पर मल्लानेश्वर महादेव पर्वत भी स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर हिंगला देवी मंदिर है, जिसमें कुर्मशिला 4 फीट लंबी है, 3 फीट चौड़ी और 1 फीट ऊंची यहाँ पर कुर्मशिला है। और माना जाता है कि जो कुर्मांचल है तो इसी से कुमाऊं नाम आया है, तो कुर्मांचल ही आगे चलकर कुमाऊं नाम में परिवर्तित हुआ। और पश्चिम की तरफ हिंगला देवी तथा देवता का मंदिर है, और यह जो देवता का मंदिर है तो सिद्धि के नाम से यह विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। तो यह जो पश्चिम की तरफ हिंगला देवी और देवता का मंदिर है, जिसे सिद्धि के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा जो चंपावत यह जो जनपद है, तो यहाँ पर चंपावती नामक जो नदी है या गाढ़ है, गाढ़ उत्तराखंड में छोटी नदियों को गाढ़ के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर इसी गाढ़ में 7 प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, और जिन्हें सप्तेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। यानी ये जो मंदिर है सप्तेश्वर इन्हें कहा जाता है, जिसमें प्रमुख मंदिर हैं, इसमें बालेश्वर है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, धार्मिक दृष्टि के साथ साथ या ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ताम्रपत्रों की हमें प्राप्ति होती है तथा इसके साथ ही इतिहास को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ से अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसके बाद डिप्टेश्वर महादेव मंदिर है, क्रांतेश्वर महादेव मंदिर है, तारकेश्वर मंदिर है, ऋषेश्वर मंदिर है, घटकेश्वर मंदिर है और मानेश्वर मंदिर है। तो इन सबको यहाँ पर सप्तेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और 7 मंदिरों में अगर इनमें सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख मंदिरों की बात करें, तो सबसे प्रमुख जो मंदिर है तो यह बालेश्वर मंदिर है, तो और सबसे प्राचीन जो मंदिर है तो यह बालेश्वर मंदिर को माना जाता है, और यह मानस खंड में इसका वर्णन है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर बालेश्वर है, जिसे मानस खंड यानी जो स्कंद पुराण का भाग है कुमाऊं से संबंधित है, तो मानस खंड में बालेश्वर का वर्णन किया गया है, सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। अब इसके बाद चंपावत जिले के प्रमुख स्थलों की बात करें, तो सबसे पहला नाम इसी का आता है, जिसका नाम है बालेश्वर महादेव मंदिर। तो बालेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो कला शिल्प की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, यानी सबसे कला की दृष्टि से यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम मंदिर इसे कहा जा सकता है। नगर के बीचों बीच स्थित जो मंदिर समूह है, तो यहाँ पर शिव के अलावा कई अन्य मूर्तियाँ भी बालेश्वर मंदिर में देखने को मिलती हैं, जिसमें माँ भगवती है, चंपा देवी है, भैरव गणेश है और माँ काली की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। तो नगर के बीचों बीच यह मंदिर है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है तो 1272 में चंद राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो यहाँ पर प्राचीन काल में माना जाता है कि जो राजा बाली थे तो उनके द्वारा बालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया जाता है, लेकिन जो इसका स्वरूप देखने को मिलता है तो चंद राज के समय या चंद शासन के समय यहाँ पर 1272 में चंद शासकों के द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो मंदिर की जो नक्काशी है तो वह कलात्मक भव्यता को प्रदर्शित करती है, तो यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है कला की दृष्टि से भी और ऐतिहासिक की दृष्टि से भी। इसके बाद है क्रांतेश्वर महादेव मंदिर।
चंपावत के जो नगर है तो इसके पूर्व में स्थित यह महादेव मंदिर स्थित है और एक ऊंचे शिखर पर यह मंदिर स्थापित है। इसे कुर्मापद या कामदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो कुर्मापद या कामदेव के नाम से क्रांतेश्वर महादेव मंदिर को जाना जाता है। इसके बाद नागनाथ मंदिर है तो तहसील भवन के पास स्थित है और प्राचीन मंदिर का यह उत्कृष्ट शिल्प वाला मंदिर यह स्थित है। इसके बाद अगला दर्शनीय स्थल है नौ ढूंगाघर। तो यहाँ पर नौ ढूंगाघर जो दर्शनीय स्थल है तो इसे 9 पत्थरों का मकान भी कहा जाता है। तो नौ ढूंगाघर चंपावत पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर तल्ली मादली गांव में स्थित है। तो तल्ली मादली गांव में यह स्थित है और इसको किसी भी कोने से गिनने पर इसमें 9 पत्थर ही देखने को मिलते हैं, यानी इस पर 9 पत्थर गिने जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोने से इसको देखें। इसके अलावा यहाँ पर घटोत्कच मंदिर है, शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और भीम के पुत्र का यह मंदिर है। तो भीम के पुत्र घटोत्कच को यह समर्पित है। इसके बाद है एक हथिया नौला। तो एक हथिया नौला यह एक ऐतिहासिक धरोहर है और अद्वैत आश्रम जो कि चंपावत में स्थित है तो उसके पैदल मार्ग पर यह स्थित है एक हथिया नौला। तो यहाँ पर माना जाता है कि जो बालेश्वर मंदिर है तो इसको अभी हमने पढ़ा कि यह कला के दृश्य एक सर्वोत्तम मंदिर है। तो माना जाता है कि चंद राजाओं के द्वारा जब 1272 के आसपास इसका निर्माण करवाया जाता है बालेश्वर मंदिर का, तो वो चाहते थे जिस प्रकार से शाहजहाँ के द्वारा जो उसके जिन्होंने उसमें काम किया था, यानी ताजमहल को बनाने में जो मजदूरों ने काम किया था या जो मिस्त्री थे तो उनके हाथ कटवा दिए थे, तो उसी प्रकार का कार्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसमें जगन्नाथ मिस्त्री रहते हैं, जो मुख्य मिस्त्री रहते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो चंद राजाओं के द्वारा कला प्रसार को रोकने के लिए उसका दाहिना हाथ कटवा दिया जाता है कि इस प्रकार का जो अन्य निर्माण है वह कहीं न हो सके या अन्य जगह इस प्रकार की जो कला है उसका प्रसार न हो पाए। तो यहाँ पर जब जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ काट दिया जाता है तो उसके बाद जगन्नाथ मिस्त्री चंद राजाओं का घमंड चूर करने के लिए अपनी बेटी कस्तूरी के साथ मिलकर यहाँ पर बालेश्वर मंदिर से भव्य व कलात्मक एक इस ऐतिहासिक नौले या बावली का निर्माण करता है और चंद शासकों का घमंड चूर करता है। तो यानी यह जो एक हथिया नौला है तो यह जगन्नाथ मिस्त्री और उसकी जो बेटी रहती है कस्तूरी उसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है और कलात्मक दृष्टि से यह अद्भुत है। इसके बाद है बाणासुर का किला। तो बाणासुर के किले की बात करें, चंपावत से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और लोहघाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। एक शिखर पर यहाँ पर बाणासुर का किला स्थित है और अंदर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। भगवान शिव का यहाँ पर बाणासुर अनन्य भक्त माना जाता है कि जो बाणासुर था वह भगवान शिव के अनन्य भक्त है। इसके बाद है लोहघाट। अगला प्रमुख स्थल है लोहघाट। चंपावत से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और पिथौरागढ़ से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। शांत एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और अंग्रेजों के समय अंग्रेजों का प्रिय स्थान इसे कहा जा सकता है कि अंग्रेजों को लोहघाट नामक जो स्थान है काफ़ी प्रिय था और यह लोहावती नदी के तट पर है। लोहाघाट यहीं पर लोहावती नदी भी बहती है जो कि काली की सहायक नदी है। ऐतिहासिक वैभव के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ऐतिहासिक वैभव के लिए लोहघाट नगर को जाना जाता है और यहाँ पर लोहावती नदी के तट पर यह स्थित है। इसके बाद है ग्वाल देवता। कुमाऊं में सर्वाधिक लोक पूजित देवता है ग्वाल देवता और मूल स्थान चंपावत में है। तो इसी का आपने अन्य मंदिर यहाँ पर गोलू देवता का मंदिर देखा होगा अल्मोड़ा में, घोड़ाखाल में, नैनीताल में स्थित है गोलू देवता का मंदिर। तो ये प्रमुख यहाँ पर ग्वाल या गोलू देवता जो इनको माना जाता है। तो यहाँ पर लोक पूजित देवता हैं कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक, यानी कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक पूजे जाने वाले लोक पूजित देवता हैं और मूल स्थान चंपावत में है। शहर का जो गोरिल चौड़ नामक स्थल है तो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर धड़हीन शीर्ष की पूजा की जाती है, यानी बिना सिर की पूजा की जाती है और यह अत्यंत प्रभावकारी और शीघ्र फलदायी तथा न्यायप्रिय देवता भी इसे माना जाता है। अन्य नामों की बात करें तो ग्वाल, गोलू देवता, गोरिया और भनरिया तो इनके अन्य नाम हैं। इनको विभिन्न नामों से कुमाऊं में जाना जाता है और कुमाऊं में सर्वाधिक पूजा जाता है। इनको अन्याय एवं क्रूरता से पीड़ित जो असहाय व्यक्ति हैं तो उनके द्वारा माना जाता है कि जब वो उनको याद करते हैं तो उनको शीघ्र न्याय की प्राप्ति होती है। तो यह इनको न्याय के लिए भी कुमाऊं में जाना जाता है। इसके बाद अगला दर्शनीय स्थल है देवीधुरा।
देवीधुरा की बात करें तो 12वें धाम के नाम से प्रसिद्ध है। चंपावत में स्थित है यह प्रसिद्ध धाम। लोहघाट से 58 किलोमीटर की दूरी पर है और 2500 मीटर की ऊंचाई पर यह जो मंदिर है तो माँ बारही देवी को समर्पित है, तो यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर आषाढ़ी कौतिक को यानी आषाढ़ी कौतिक बग्वाल मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। तो मुख्यतः रक्षाबंधन के अवसर पर यह मेला लगाया जाता है और इसे बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मेले में पाषाण युद्ध देखने के लिए देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं। तो देवीधुरा में 12वें धाम में यहाँ पर आषाढ़ी कौतिक बग्वाल मेले का आयोजन होता है। रक्षाबंधन के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है और इसमें पाषाण युद्ध इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर पाषाण युद्ध देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और जिम कॉर्बेट के द्वारा यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट रहते हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर मेले से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं यहाँ पर जिम कॉर्बेट की पुस्तक है जो कि यहाँ पर पाषाण युद्ध से या पाषाण जो या बग्वाल मेला होता है उससे संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर मान्यता है कि पूर्णागिरि का ही इसे एक पीठ माना जाता है। तो 12वें धाम को पूर्णागिरि का एक पीठ माना जाता है और माना जाता है यहाँ पर 12वीं सदी में जो चंद शासक थे यानी कुमाऊं के जो शासक थे तो उनके द्वारा यहाँ पर माँ चंपा देवी व ललिता ध्वज महाकाली माँ की यहाँ पर प्रतिष्ठा या प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो उसके बाद यहाँ पर 12वें धाम जो मंदिर है तो इसको बनाने का श्रेय भी चंद शासकों को ही जाता है। इसके अलावा जब यहाँ पर जो पाषाण युद्ध होता है तो इसमें प्रचलित मानता है इसमें 4 खाम भाग लेते हैं और यह जो 4 खाम है इनको 4 दल भी कह सकते हैं। चम्याल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम और बालिक खाम। तो माना जाता है कि यहाँ पर पहले प्रतिवर्ष यानी इन चारों खामों में से एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी। तो प्रतिवर्ष बलि देने की परंपरा थी। तो उसके बाद किसी कारण यहाँ पर इस बलि देने की परंपरा को बदला गया और इन चारों खामों को 2 दलों में बंटकर पाषाण युद्ध करना होता था और उसके बाद वह लगातार वह परंपरा बनी हुई है। वर्तमान में भी अब पत्थर की जगह यहाँ पर फूल एवं फलों से यह युद्ध आयोजित किया जाता है। तो 2013 के बाद उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो पत्थर पाषाण युद्ध होता था तो इसकी जगह पत्थरों के उपयोग की जगह यहाँ पर फूल एवं फलों से युद्ध होता है। तो यह जो 4 खाम हैं तो 2 दलों में यह बढ़ जाते हैं और फिर एक दूसरे पर यह जो पाषाण युद्ध है या फूल या फल हैं तो वह इनके द्वारा फेंके जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 12वें धाम में 2 प्रसिद्ध शिलाएँ हैं जिसमें रणशिला और बारही शिला है। तो रणशिला और बारही शिला इस धाम में 2 प्रसिद्ध शिलाएँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर उसके प्रांगण में यानी 12वें धाम के प्रांगण में ग्रेनाइट की फैली चट्टानें दिखाई देती हैं और माना जाता है कि यह जो चट्टानें हैं तो पांडवों के द्वारा यह चट्टानें फेंकी गई थी। इसके बाद अगला स्थल है पंचेश्वर। तो पंचेश्वर की बात करें तो काली एवं सरयू नदी के संगम पर यह स्थल है और लोहघाट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। चंपावत, पिथौरागढ़ और चंपावत नेपाल की सीमा पर यह स्थान स्थित है पंचेश्वर। तो 2 प्रमुख नदियां हैं, एक कुमाऊं की पवित्रतम नदी है और दूसरी उत्तराखंड व कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है काली। तो काली और सरयू के संगम पर यह स्थित है पंचेश्वर, चंपावत में स्थित है। और यहाँ पर चामू या चौमू मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और जो कि वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर वार्षिक मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव को यह समर्पित है चौमू या चौमू जो मंदिर है। तो और बाकी अगर चौमू देवता की बात करें तो पशुओं का रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है या चौमू, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसके बाद अगला जो स्थान है तो यह है श्यामलताल। तो श्यामताल की बात करें तो चंपावत से 56 किलोमीटर की दूरी, पिथौरागढ़ से 132 किलोमीटर की दूरी पर है और झील के तट पर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का आश्रम भी है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का आश्रम बना हुआ है। रंग इसके पानी का नीला है और यहाँ पर 1.5 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, यानी 1.5 वर्ग किलोमीटर में श्यामलताल का कुल विस्तार है। और यह विशेष रूप से ताल या झील के तट पर यहाँ पर झूला मेला लगता है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला स्थान है मीठा रीठा साहिब। तो मीठा रीठा साहिब की बात करें चंपावत से 72 किलोमीटर की दूरी पर है और माना जाता है कि गुरु नानक देव जी द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई थी और यहाँ पर जो गोरखनाथ जोगी थे तो उनके साथ यहाँ पर आध्यात्मिक विचार विमर्श किया गया था गुरु नानक देव द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर जो नाथ पंथ का घेरनाथ का मंदिर है तो गुरुद्वारे के साथ मिलकर यहाँ पर बनाया हुआ है
और गुरुद्वारा जो यह प्रांगण है तो इसमें मीठे रीठे यानी सेपेंडिस एमाराजिनेटस के यहाँ पर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर मीठे रीठे के काफ़ी वृक्ष देखने को मिलते हैं। यह जो मीठा रीठा साहिब है गुरुद्वारा है तो देवरी ग्राम के निकट है और यहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ लधिया व रटिया का संगम होता है। तो लधिया और रटिया का यहाँ पर संगम होता है और 1960 में यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। तो मीठा रीठा साहिब का जो गुरुद्वारा है तो इसका निर्माण 1960 में किया जाता है और यहाँ पर मुख्यतः जो विशेष जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ हैं लधिया और रटिया, तो इन दोनों का संगम यहाँ पर होता है मीठा रीठा साहिब में। इसके बाद अगला प्रमुख स्थान है पूर्णागिरि मंदिर। तो पूर्णागिरि मंदिर की बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर है और टनकपुर से 20 किलोमीटर की दूरी और चंपावत से 92 किलोमीटर की दूरी पर यह जो पूर्णागिरि मंदिर है दूर है। देश के विभिन्न भागों से यहाँ लोग विशेष रूप से आते हैं और यहाँ पर चैत्र नवरात्र में मेले का आयोजन होता है। तो पूर्णागिरि मंदिर में चैत्र के जो नवरात्रे होते हैं तो उसमें मेले का आयोजन किया जाता है और पूर्णागिरि मंदिर को 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो माता के जो 108 शक्तिपीठ हैं तो उनमें से एक माना जाता है पूर्णागिरि मंदिर को। और यहाँ पर माना जाता है कि माता सती जी का यहाँ पर नाभि अंग गिरा था, तो जिसके कारण यहाँ पूर्णागिरि मंदिर का यहाँ पर निर्माण होता है। तो यहाँ पर 7 किलोमीटर की चढ़ाई है, दुर्गम चढ़ाई है, जिसको जय माता दी के उद्घोष से यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं तो वह दुर्गम चढ़ाई को आसानी से पार कर जाते हैं। इसके बाद अगला जो स्थल है तो यह है पाताल रुद्रेश्वर गुफा मंदिर। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा मंदिर की बात करें तो यह जो पवित्र गुफा है तो उसकी खोज 1993 में की जाती है और यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर गांव के एक 14 वर्षीय बालक रहते हैं। तो माँ दुर्गा के द्वारा यहाँ पर उनको स्वप्न में दर्शन दिए जाते हैं और इस गुफा की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद बालक के द्वारा यहाँ पर इस गुफा की खोज की जाती है। और यह जो गुफा है तो चंपावत के वारसी गांव में स्थित है। तो वारसी गांव में स्थित है चंपावत के और यह मीठे रीठा से 6 किलोमीटर की दूरी उत्तर पूर्व में स्थित है। वह 12वीं धाम से 15 किलोमीटर के दक्षिण में यह जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है तो यह स्थित है। तो इसमें नामों में थोड़ा समानता है, आपको ध्यान रखना है कि जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है यह चंपावत में है। अगर पाताल भुवनेश्वर गुफा आएगा तो वह पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल ये चंपावत ज़िले में फ़िलहाल इतना ही। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।